हाँ बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। श्रोडिंगर इक्वेशन तो सभी के याद होगी, और श्रोडिंगर इक्वेशन में जब आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से वेव फंक्शन की हमको वैल्यू मिलती है, और वो वेव फंक्शन पहले 3 क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। इसी वेव फंक्शन से हम ऑर्बिटल और नोड की लोकेशन का पता लगाते हैं, और जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस वेव फंक्शन की बहुत सारी वैल्यू निकल के आती है। और आपको पिछली क्लास में बताया था कि साई की इस वेव फंक्शन की वो वैल्यू ही एक्सेप्टेबल होती है जो सिंगल वैल्यू हो, फाइनाइट हो, कॉन्टिन्यूअस हो। ये सब आपको बताया था कि साई होना चाहिए सिंगल वैल्यूड। सभी न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। फाइनाइट होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ये सब आपको बताया था। और ये नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। अगर ये सब पैरामीटर फॉलो करते हैं तो देन आपका जो साई कहता है उसको कहा जाता है आइगन फंक्शंस। तो ये सब आपको बता चुके हैं। अब आपको मैं बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसमें एक चीज़ आपको और भी बताई थी पहले क्लास में कि जो साई होता है वैसे तो वो एक्स वाई जेड से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद एक्स वाई एंड जेड, जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको आप ले लेंगे आर, दैट इज द आर। तो ये आपने यहाँ तक आर ली, ये सब आपको करा चुके हैं। इस एक्सिस को सपोज करता हूँ मैं जेड मान लूँ, तो ये वाला एंगल हमारा हो गया थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारा हुआ है यहाँ से यहाँ तक थीटा। ठीक है ना, बोलो क्लियर है सभी को। और आप देखेंगे इस एक्सिस को आप ले लीजिए वाई और ये ले लीजिए जेड। अगर आप में इस इलेक्ट्रॉन का प्रोजेक्शन लूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आएगा, और प्रोजेक्शन का ये वाला एंगल आएगा फाई। थीटा और फाई दोनों एंगल होते हैं। मैंने जेड के रेस्पेक्ट थीटा लिया। अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, एक न्यूमेरिकल में काम आने वाला आपका, तो देन इस एक्स की वैल्यू रट्टा लगा लो, वैसे ज्योमेट्री से कर भी सकते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई आती है, और जो वाई की वैल्यू आती है वो आती है आर साइन थीटा साइन फाई, ये वैल्यू आती है वाई की। और जो जेड की वैल्यू आएगी वो तो बड़ी सिंपल है, आर कोस थीटा। तो ये सब वैल्यू तभी आती है जब आपका थीटा हमने जो लिया है वो विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस यहाँ पर हमने लिया है, तभी जाकर ये सारी वैल्यूज आपकी आएगी। तो ये, और इसके बाद आपको ये बताया था मैंने कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के वेव फंक्शन को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर आर हमारा रेडियस होता है, थीटा और फाई हमारे एंगल होते हैं। और इसी को हमने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ऐसे रेडियल वेव फंक्शन याद होगा तुमको, और दूसरा वेव फंक्शन कैसे बताया था, एंगुलर वेव फंक्शन। इस तरह से इसको 2 पार्ट में वेव फंक्शन को डिवाइड कर दिया था। ये सब आपको मैंने समझा दिया था, जहां पर ये आपको बताया था कि आर, कुछ बुक्स में इसको साई के सामने रेडियस से भी रिलेट कर सकते हैं। इसको आपको बताया था कि इट इज द रेडियल वेव फंक्शंस, इट इज द रेडियल वेव फंक्शंस। और रेडियल वेव फंक्शन आपको ये भी बताया था कि ये डिपेंड अपॉन रेडियस, डिस्टेंस पर या रेडियस पर डिपेंड होता है। ठीक है, और ये भी आपको बताया था कि इट इज रिलेटेड विद प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक बार आप इसको डिटेल में देख लेना।
और जो दूसरा वाला आपको बताया था साई, थीटा और फाई, इसका नाम आपको बताया था एंगुलर वेव फंक्शंस। ठीक है, इट इज द एंगुलर वेव फंक्शंस। और ये कहा था कि ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और ये रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड विद एल एंड एम एल। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉब्लम तुम्हें सिखाते हैं कैसे प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसकी पहली प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चों ने। हमने एक 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दिया हाइड्रोजन एटम के लिए। इतना तो आपको पता है होगा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल होती है, जैसे बोहर मॉडल भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर है। ये मैंने 2s की आपको वैल्यू दी और ये वैल्यू गिवन होगी। देखो इस वैल्यू को एक बार देख लो, और इस तरह से ये वैल्यू मैंने दी 2s ऑर्बिटल की इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने भी ये वैल्यू दी गई है सबको एक बार देख लो, और ये आ गया माइनस, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जरूर आती है, r/a0। अब इसमें इस तरह का जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहली चीज इसके अंदर ये पूछी जाएगी, वैसे आपको ये बता भी रखिए कि जो a0 होती है इट इज द फर्स्ट बोहर रेडियस, यानी कि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम के लिए उसको बोहर रेडियस बोलते हैं। आप इसको a0 से प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद पूछा गया देन रेडियल नोड बतानी है आपने, रेडियल नोड बतानी है इन 2s ऑर्बिटल के अंदर, हाइड्रोजन एटम का आपका केस है, और ये बतानी है एट r0 की टर्म में बतानी है। और इसके बाद यहां से पूछा गया है देन r0 की वैल्यू आपसे पूछी गई। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि रेडियल नोड जहां पर होती है वहां पर कोई भी वेव फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। इसीलिए जब भी हम रेडियल नोड निकालने की बात करेंगे तो रेडियल नोड पर कोई वेव फंक्शन नहीं होता, तो साई की वैल्यू 0 होगी। साई तो एक ऑर्बिटल के लिए होता है, अगर आपके पास नोड है तो वहां पर साई नहीं होगा, साई 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं वहां पर। और साई की वैल्यू 0 कब हो सकती है, अब मुझे आप बताइए। अब इतना तो यहां से आप इस इक्वेशन को रीड करो एक बार और ये बताओ साई 2s की वैल्यू कब 0 हो सकती है, व्हेन 2 माइनस r/a0 इज इक्वल टू 0, तब जाके 0 हो सकती है। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू r/a0, और r किसके इक्वल आ गया 2a0, बट r की वैल्यू अभी बताइए आपको, r कितना लेना है r0। तो हमारा जो आंसर आया है, कितना आंसर आ गया कि r0 की वैल्यू 2a0 होगी। इस क्वेश्चन के अंदर r को r0 सपोज कर लिया गया, गिवन है इसके अंदर, समझ गए। ये कहा गया रेडियल नोड बतानी है r0 की टर्म पे, रेडियस को r0 सपोज कर लिया, तो r0 की वैल्यू आपकी 2a0 आ गई। दैट मीन्स बोहर ऑर्बिट का डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद यहां पर आएगी रेडियल नोड। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, आपको मैंने सारे ग्राफ सिखा रखे, जैसे मैं यहां पर इसका साई का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं रेडियस के साथ। देखो बच्चों बना के देखो, पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, फिर ऐसे 2s ऑर्बिटल आएगा, नहीं तो यहां से आप इसको बना सकते हो। तो इन्होंने यहां पर पूछी है
2s ऑर्बिटल के लिए, तो यहां पर आएगी हमारी दूसरे वाली नोड जो उन्होंने पूछी है, r नॉट इज इक्वल टू 2a नोट, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो बहुत बढ़िया से। चलो अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आप आ जाइए इसके। देखो बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखो जैसे मैंने आपको एक ये कह रहा हूं कि एक हमारे पास साई 300 है और इसकी वैल्यू इस तरह से गिवन है 81। ये वाली वैल्यू तुमने कोई याद नहीं करनी, ये सभी वैल्यू बस गिवन है ऐसे ही। इस बार जेड डिफाइन नहीं है, इस बार जेड आपका डिफाइन नहीं है, जेड डिफाइन नहीं किया गया। तो ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया 27, ये वाली वैल्यू इट इज द u एंड 2u स्क्वायर और e की पावर माइनस u/3। और जहां पर आप बता सकते हैं कि जो u की वैल्यू है वो है ZR/A नोट। क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट इज मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस आप समझ जाइए, ऑफ नोड। ठीक है, इसका मतलब रेडियल नोड पूछी गई है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस, यहां से ये पूछा गया है। अब आप देखो, सबसे पहली बात तो एक तो आप यहां से इतना आइडिया आपने लगा लिया होगा कि जो साई 300 दिया गया है, जब भी कोई साई देता है तो मैंने आपको कहा था कि इसको इससे कंपेयर करते हैं एन, एल और एम एल से। जो पहली वाली वैल्यू गिवन है वो एन की वैल्यू होती है और एल की वैल्यू 0 है, एम एल की वैल्यू 0 है। इन दोनों के लिए एस ऑर्बिटल होता है, यानी कि दैट मीन्स हमको ये जो वैल्यू दी गई है वो 3s ऑर्बिटल के लिए गिवन है। जो आपको ये लिखा गया है साई 300, इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये 3s ऑर्बिटल के लिए है। अब जरा देखो, क्वेश्चन में फिर पूछा गया है मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड, दैट मीन्स रेडियल नोड पूछी गई है और जहां पे नोड होती है वहां पर साई नहीं होता, साई इक्वल टू 0। इसका मतलब साई जो आपका 300 है आप इसको 0 लेना पड़ेगा। और ये 0 कब आएगा बोलो? ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी जब ये 0 हो जाएगी। कब 0 आएगा? जब आपका ये वाली जो इक्वेशन है 27 माइनस 18u, इस तरह से जब ये इक्वेशन 0 आ जाएगी तो 300 भी 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से आप u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कर लेंगे तो 9 प्लस माइनस 3√3/2 ये वैल्यु आपकी u की आ गई। लेकिन बट क्वेश्चन के अंदर गिवन है u किसके इक्वल है? ZR/A नोट, नहीं? और आप कह सकते हो कि जो Z है हीलियम प्लस के लिए वो नोन होता है, दैट इज द 2। अब ये सारी वैल्यू आप यहां तक इसको पुट कर लीजिए, u की वैल्यू पुट कर लो, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई। ठीक है, और इसकी z की वैल्यू आपने पुट कर ली r इक्वल टू A नोट। यहां से आपने r की वैल्यू निकाल दी। यहां से दो वैल्यू आएगी, एक मैक्सिमम आएगी और एक मिनिमम आएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स यहां से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आएगी? जब आप प्लस का यूज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी यहां से आ गई प्लस, ये वाली वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ गई। अगर कोई क्वेश्चन मिनिमम का पूछे तो मिनिमम का भी बता सकते हैं। मिनिमम कौन सी होगी? जहां पर आप माइनस कर रहे हो। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन देता है रेडियल नोड निकालने का, तो आप लोगों ने करना क्या है? वेव फंक्शन को 0 कर देना है।
और वेव फंक्शन को जीरो करने के बाद आगे दिमाग लगाना है कि ये जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और ऐसा ही, और क्वेश्चन देखो एक ऐसा ही। जैसे मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल देता हूं। देखिए, जैसे मैंने ये बोल दिया कि वेव फंक्शन, इस बार जो आपको वेव फंक्शन दिया गया है ये वाला वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन दिया गया है, क्योंकि साई को आर से कनेक्ट किया गया और ये किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए। यहां पर ये वैल्यू गिवन है ऐसे ही। ये वैल्यू आपने कोई याद नहीं करनी, इनको ये सब गिवन होगा। और इसके बाद इस तरह से ये वैल्यू निकाल लिया आपने। e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। ये वैल्यू यहां गिवन है। सॉरी, यहां पर आपको फिर कह रहा हूं, यहां पर ए नोट मिलेगा। ए नोट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोहर रेडियस, और इसकी वैल्यू भी नॉन होती है 0.529, जिसको राउंड फिगर में आप 0.3 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। और यहां पर सिग्मा भी गिवन है 2r अपॉन ए नोट। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि यहां से आपने डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस बतानी है? फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेयर देयर विल बी नो रेडियल नोड। देखो, देयर विल बी नो रेडियल नोड। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुन लो, देयर विल बी नो रेडियल नोड, और ये आपने बतानी है। आपके ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो देख लो। एक तो ऑप्शन है r इक्वल टू ए नोट बाई 2। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। फिर देखिए, ये आपको कोई इक्वेशन गिवन है, यहां पर सिग्मा की वैल्यू गिवन है। आपने एक ऐसी डिस्टेंस निकालनी है जहां पर कोई रेडियल नोड नहीं होगी। तो सबसे पहले आप कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? जहां पर रेडियल नोड होगी। समझ गए? जहां पर क्या होगी? रेडियल नोड। तो आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि अगर रेडियल नोड होती है, इफ रेडियल नोड प्रेजेंट, अगर रेडियल नोड प्रेजेंट है तो आप साई को 0 करते हो। और अगर यहां पर साई 0 हुआ तो ये देखिए, ये सब 0 होगा। ये जो पॉलिनोमियल फॉर्म दे रखी है दूसरी, ये सब 0 होगा। यानी कि सिग्मा -1 भी 0 होने से 0 हो जाएगा। और दूसरी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिग्मा की बनी हुई है, ये भी यहां से 0 हो जाएगा, ये भी यहां से 0 हो जाएगा। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा की वैल्यू 1 आ गई। यहां से भी आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक वैल्यू 2 आएगी और 6 आएगी। इसका मतलब अब हमारे पास 3 पार्ट इसके बन गए। सिग्मा की वैल्यू 1 आई है, 2 आई है, 6 आई है। ये हमने वो वैल्यू निकाली है जहां पर रेडियल नोड होती है। अब देखिए, सिग्मा की वैल्यू पहले केस में कितनी है? 2r अपॉन ए नोट। सिग्मा की वैल्यू 1 रख दो तो 2r अपॉन ए नोट, तो r की वैल्यू आ गई ए नोट बाई 2। दैट मीन्स इस वैल्यू पर यस रेडियल नोड। एक तो इस वैल्यू पे रेडियल नोड होगी। अगर हम इसकी सेकंड वैल्यू निकालें तो सेकंड वैल्यू पर भी सेम काम करिए इसी तरीके से। सिग्मा की दूसरी वैल्यू पुट करिए 2, और यहां से r की वैल्यू ए नोट आ गई, यस रेडियल नोड।
तीसरी हमारी वैल्यू कौन सी आई है? इसी तरह से तीसरी वैल्यू 6 थी, 2r इक्वल टू ए नोट। तो यहां से भी r की वैल्यू निकाल लो, ए नोट, यस रेडियल नोड। इसका मतलब यहां पर भी अब देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करिए, दैट मीन्स यहां पर क्या है? यस रेडियल नोड। 3a नोट पे भी क्या है? यस रेडियल नोड। r इक्वल टू ए नोट पर भी क्या है बच्चों? यस रेडियल नोड। ये हमारा ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहां पर कोई रेडियल नोड नहीं है। r इक्वल टू 2a नोट पर कोई रेडियल नोड यहां पर नहीं बनी। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन करने हैं कि कहां पर रेडियल नोड बनती है और कहां पर रेडियल नोड नहीं बनती। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें रेडियल नोड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस की गई थी। अब जो सेकंड आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा, कोई भी आपको वेव फंक्शन गिवन होगा और वेव फंक्शन से आपने ऑर्बिटल को फाइंड आउट करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर रेडियल वेव फंक्शन दिया गया है, साई रिलेटेड विद आर। तो इट इज द रेडियल वेव फंक्शन गिवन है। आपका रेडियल वेव फंक्शन गिवन हो या वेव फंक्शन गिवन हो और इस तरह की फॉर्म आपके पास हो जहां ई की एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसको, ये जो वैल्यू दी गई है ई की पावर में, इसको कंपेयर करिए ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट से। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। सो n इज इक्वल टू 1। यहां से आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर लेना है। सभी प्रॉब्लम में सेम रूल चलेगा। सेकेंडली आपने क्या करना है, यहां से 1 अपॉन ए नोट की वैल्यू निकालनी है। ए नोट इज द फर्स्ट बोहर रेडियस, जिसको रेडियल नोड की जो पहला लेक्चर था उसमें काफ़ी डिस्कस किया गया था। और 1 अपॉन ए नोट को करना क्या है आपने, 3/2 प्लस एल। और जब आप इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां से सिंपल 1 अपॉन ए नोट की वैल्यू लेनी है, वो आएगा 3 प्लस 3/2। दैट मीन्स इसका मतलब जब आपने कंपेयर किया तो एल की वैल्यू 0 आ गई। यहां से एल की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम एल की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां से जो एल की वैल्यू आई है वो 0 आ गई। कंपेयर कर लीजिए, एल इक्वल टू 0 के लिए कौन सा होता है? एस होता है। तो आंसर हमारा हो गया 1s। 1s इज द ऑर्बिटल। तो यहां का आंसर हमारा 1s आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे सेम उससे, आप इसको उसी मेथड से कंपेयर करिए। और किससे कंपेयर करिए? इसको कंपेयर करना है सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट से। तो यहां से एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप यहां से भी कंपेयर करें तो इसको किससे कंपेयर करना है? 1 अपॉन ए नोट की पावर 3/2 प्लस एल। और देखिए यहां से सिंपल 1 अपॉन ए नोट उठाना है, 3/2। दैट मीन्स आगे 0 है, तो एल की वैल्यू 0, इसका मतलब एस हुआ, यानी कि सेकंड ऑर्बिट है और एस हमारा ऑर्बिटल है। तो यहां का आंसर हुआ हमारा 2s। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप कंपेयर करिए। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लीजिए। एन की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। अब देखिए यहां से जब आप एल की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए क्योंकि ए नोट 2 जगह है। तो 1 अपॉन ए नोट की पावर 3/2 और आगे भी है 1 अपॉन ए नोट।
तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/a0 3/2 + 1। अब आप इसको किसके साथ कंपेयर करना है? किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयर विद 1/a0 3/2 + l, और यह दैट मीन्स l की वैल्यू 1 आ गई। l = 1 के लिए p होता है, सेकंड ऑर्बिट है, p है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? 2p। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी तरीके से। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें बेसिकली एंगल भी प्रोवाइड है। दैट मीन्स इसके अंदर रेडियल वेव फंक्शन भी है और एंगुलर वेव फंक्शन भी है। तो सबसे पहला काम आपका फर्स्ट यही होगा, इसमें आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये हाइड्रोजन एटम के लिए गिवन है, यहां से कंपेयर करिए। e⁻r/3a0 को किससे कंपेयर करना है? -zr/na0 से। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, तो जब आप इसको पूरे को कंपेयर करेंगे तो दैट मीन्स यहां से n की वैल्यू 3 आ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। अब आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेंगे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लीजिए, यहां पर a0 है और यहां पर भी आपका a0 है, तो देखेंगे 1/a0 3/2 + 1। इसको किससे कंपेयर करना है? 1/a0 3/2 + l। इसका मतलब l की वैल्यू 1 आ गई, और l = 1 का मतलब आप समझते हैं p। आप 3p तक पहुंच चुके हो। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और भी है, इसमें एंगल भी दे रखे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर z की वैल्यू r cos थीटा होती है, जहां पर हमने थीटा विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस लिया था, तो x की वैल्यू आपको बताई थी r sin थीटा, इट इज द cos फाई। सार sin थीटा cos फाई इसकी वैल्यू होती है, और y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई। ज्योमेट्री से आप निकाल भी सकते हो। और यहां से आप देखेंगे क्योंकि sin थीटा cos फाई है, इसका मतलब px के अलोंग है। दैट मीन्स आंसर इज द 3px। इस बार आपको डायरेक्शन भी बता दी गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि x की वैल्यू में sin थीटा cos फाई आता है, और यहां पर sin थीटा cos फाई है, इसीलिए ये आंसर हुआ हमारा 3px। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर आपने सेम उसी तरह से चलना है। इसको आपने, ये हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन गिवन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होगा। यहां से आपने n की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाली n की वैल्यू, चेक करो किससे कंपेयर करा? कंपेयर विद e⁻−zr/na0। तो यहां से आपकी n की वैल्यू 2 आ गई। देखिए यहां से e0 की वैल्यू निकाली, 1/a0 सिंप्लीफाई कर लो। 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 + 1। दैट मीन्स l की वैल्यू 1 आ गई, कई बार आपको बता लिया। और यहां पर cos थीटा गिवन है, इसका मतलब ये तो p होगा, cos थीटा का मतलब ये p z एक्सिस होगा। क्यों होगा z एक्सिस? जब हम थीटा को z एक्सिस के से लेके चलते हैं, ठीक है, इस तरह का आपको बताया गया होगा कि हम ये देख लीजिए। सपोज करो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिस्टेंस इसकी r हुई, इट इज़ द न्यूक्लियस। ये आपने z एक्सिस लिया, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा इस इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, तो z एक्सिस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा। अगर आप इसको y एक्सिस मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लेंगे, और ये एंगल आपने जो लिया, ये लिया फाई, इट इज़ द फाई। तो व्हाट इज़ द y? r sin थीटा sin फाई।
और अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो व्हाट इज द एक्स, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो इस मेथड से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात मेंशन जरूर करनी है कि जो आपका थीटा है वो जेड एक्सिस पे लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पर भी आपको ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑर्बिटल है। इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से ऑर्बिटल फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें वो वाली फॉर्म नहीं है आपकी। देखो इसमें कहीं पर भी ए नोट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर ए नोट गिवन नहीं है, उसकी जगह आपको कांस्टेंट गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं, यहां देखिए, इफ ए नॉट इज नॉट गिवन, बोहर रेडियस इज नॉट गिवन, तो सबसे पहला काम होता है एल को फाइंड आउट करना। एल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर होता है आर की पावर एल, ये रहा आर और इसकी पावर एल। इसको कंपेयर करिए, और जो इसको कंपेयर करना है आर की पावर 2 से कंपेयर करना है। अगर आर की पावर 2 से कंपेयर करेंगे तो देन एल की वैल्यू हमारी 2 आ गई। दैट मीन्स डी ऑर्बिटल का कोई केस है। तो एक तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया एल इक्वल टू 2। अब दूसरा, आप यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म लेंगे। जैसे तुमने यहाँ पर लिया है ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश, और इसको कंपेयर करेंगे। इसको जो कंपेयर करेंगे इस बार ई की पावर माइनस आर, और यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, एन माइनस एल माइनस 1 जो रेडियल नोड की वैल्यू होती है उससे कंपेयर करना होता है। ये वाली टेक्निक हम तब लेते हैं जब आपको ए नोट ना गिवन हो, उसकी जगह कांस्टेंट गिवन हो। और जब आप इसको कंपेयर करिए, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। ये मैंने 3 लाइन बना दी कंपेयर की। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई। थोड़ा सा टफ सवाल है, तो इट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप यहाँ से 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, l की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया। तो n की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो दैट मीन्स 4 है और d है। आंसर इज द 4d। दैट मीन्स 4d कोई ऑर्बिटल हमारा इस तरह से है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। आपने क्वेश्चन में करने से पहले देखना है कि किस तरह का आपको वेव फंक्शन दिया गया है। समझिए, अगर वेव फंक्शन आर ए नॉट की टर्म में है, बहुत रेडियस की फॉर्म में है, तो बड़ा आसान है। और दूसरे वाले में थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक लेकर को लर्न कर लीजिए। ठीक, देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में इससे पहले 2 लेक्चर के अंदर मैंने आपको रेडियल नोड के क्वेश्चन कराए। फिर आपको ये बताया कि अगर कोई आपको वेव फंक्शन दे तो उससे ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके 5-6 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए। अब और भी क्वेश्चंस कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। अब ग्राफिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको बहुत डिटेल में पढ़ लेना चाहिए रेडियल वेव फंक्शन के कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कर्व और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के कर्व। अब इसी में आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत देखा होगा कि आपको एक वर्ड बताया गया था रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, और जिसकी वैल्यू को हमने बड़ा सिंपलीफाई में इसको डिफाइन किया था, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये लिया था आगे आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसमें एक्चुअली में इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस भी आती है और इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी है। ये दोनों की दोनों टर्म इसी के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही वाली टर्म्स उठा ली गई, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द आर स्क्वायर इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और यहाँ से ये एक वैल्यू निकाली गई है जिसको
रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आप लोगों ने नाम दिया और इसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक x और y के बीच की डिस्टेंस पूछी गई। अगर मैं इस पॉइंट को, न्यूक्लियस के पॉइंट को a मान लूँ तो ax तो बच्चों ने खूब याद कर लिया होगा बोहर मॉडल से, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। इट इज अप्रॉक्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं बात करता हूं एक्स वाई की, एक्स वाई में वाई पॉइंट पे मैक्सिमा है, जैसे पहले एक्स के ऊपर मैक्सिमा था ऐसे ही वाई के ऊपर मैक्सिमा बना। पहला वाला जो कर्व है बेसिकली वो 1s के लिए और जो दूसरे वाला कर्व है वो 2s के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि ये ग्राफ हाइड्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल के लिए किया गया। तो दूसरे वाले की जो वैल्यू आती है ए वाई वो भी आपने लर्न करनी पड़ेगी। 2.62 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी वैल्यू होती है और यहाँ से आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 2.62 में से 0.53 माइनस करिए और जब माइनस करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ x अननोन है और सेकंड वाले क्वेश्चन में y अननोन है। अगर इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट करते हो जहाँ पर पहले वाला जो ऑर्बिटल है वो भी आपका जिसका नाम 1s है वो भी पॉजिटिव में है और 2s भी पॉजिटिव में है, इसका मतलब जो x है हमारा वो r स्क्वायर है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के सभी कर्व प्लस में आते हैं। सेकंड वाले में आप देखेंगे पीक्स बढ़ती जा रही है और यहाँ पर भी ये कर्व डिस्टेंस के रेस्पेक्ट प्लॉट किया गया। इस क्वेश्चन में y पूछा गया, तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है। पहले एक मैक्सिम आया और फिर सेकंड मैक्सिम आया, तो इसका मतलब इस तरह का जो कर्व होता है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के लिए होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यू सरफेस एरिया इनटू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू r। इसका बहुत डिटेल जब आपको क्लास में डिस्कस कराया गया था तो वहाँ पर इसके कर्व सारे देख लीजिए। जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन 3D शेप ऑफ ऑर्बिटर। बहुत अच्छा, पास्ट ईयर में कई बार इसको सवाल को पूछ चुके हैं। 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिटरमाइन करता है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर का दूसरा नाम एजीम्यूथल भी होता है। वहाँ से आप इसकी शेप पता करते हैं, यानी कि समरफेल्ड मॉडल। समरफेल्ड मॉडल से ही आप ऑर्बिटल की 3D शेप पर जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको बताया गया कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, p ऑर्बिटल डम्बल होते हैं, d ऑर्बिटल डबल डम्बल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, विच क्वांटम नंबर नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर इक्वेशन, आंसर इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में हम बेसिकली दो वैल्यू लेते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब ये जो वैल्यू आपकी होती है इसका कोई भी रिलेशन क्लासिकल फिजिक्स से नहीं होता। ये दोनों की दोनों वैल्यू सिर्फ क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम स्टेट या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही ये यूज की जाती है। ये स्पिन क्वांटम नंबर का कोई भी लेना देना श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं होता। ये वैल्यू जस्ट ये बताती है ये कि ये 2 मैकेनिकल स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उसकी 2 मैकेनिकल स्टेट होती है। अगर एक स्टेट को आप प्लस हाफ कहेंगे तो दूसरी स्टेट को आप माइनस हाफ कहेंगे। नेक्स्ट पे कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s और 3p ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम जब आपको ऑर्बिटल का फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रोल होता है। ये फॉर्मूला कई बार आपको क्लासेस के अंदर डिस्कस किया गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप बात करते हैं 3s ऑर्बिटल के लिए,
तो 3s ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 0, और इसीलिए हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो आएगा इसका, ठीक है, कर लेंगे सभी, तो दैट मीन्स आंसर इज द 0। अगर हम बात करेंगे 3p ऑर्बिटल के लिए, तो 3p ऑर्बिटल के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, 1, 1 + 1 हैश, तो आप बता सकते हैं √2 हैश, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी पार्ट, वाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट वेव फंक्शन। अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। अगर ऑर्बिटल अलग होगा तो उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल डी ऑर्बिटल 5 डायरेक्शन में होते हैं, पी ऑर्बिटल 3 डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का बड़ा इजीली कह सकते हो कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और अगर डायरेक्शन बदलेगी तो एंगल बदलेगा, और इसीलिए सो दे हैव डिफरेंट वेव फंक्शंस, इसलिए उनके पास डिफरेंट वेव फंक्शन होगा। ठीक है, अब आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की बच्चों जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम बन सकती थी वो मैंने डिस्कस कर दी, जो आपके लेवल तक है। ठीक है, और ये जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की गई ये एडवांस लेवल तक आपको आपके काम आएगी। तो इन सभी प्रॉब्लम को बार बार आप करें और इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद असाइनमेंट पूरा डिस्कस करें, असाइनमेंट करें, मैक्सिमम आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।